सभी साथियों का सोलिट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत। जैसे आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोकैरियोटिक सेल्स, हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर्स। हमने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हमने आउटर कवरिंग पढ़ी। आउटर कवरिंग में हमने सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद हमने कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, उसके बाद कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। उसके बाद हमने बात की साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की। उसके बाद हमने बात की थी कोशिकांग। कोशिकांग के बाद हम बात करते हैं तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए कोशिकांग 6 नंबर जो हमारा टॉपिक है। कोशिकांग के बाद इंक्लूजन बॉडी, अंतर्विष्ट काय। देखिए साथियों, आपसे बहुत सी बार पूछा जाता है कि ये अंतर्विष्ट काय होता क्या है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज। हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो उसमें हमने देखा था कि बहुत छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं, वोल्यूटिन कणिकाएं हैं। ये जो कणिकाएं होती है इन्हीं को हम किसके नाम से जानते हैं? अंतर्विष्ट काय के नाम से जानते हैं, इंक्लूजन बॉडी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्लूजन बॉडी है क्या, तो देखिए ध्यान से, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी हम बात करते हैं कौन सी कोशिका? जीवाणु कोशिका। प्रोकैरियोटिक या जो जीवाणु कोशिका है उसके अंदर छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। जीवाणु कोशिका में छोटे छोटे कण, कैसे कण हैं भाई? छोटे छोटे कण हैं। और इन छोटे छोटे कणों को, या हम बात करते हैं कणिकाएं हैं, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? अंतर्विष्ट काय के नाम से जानते हैं, इंक्लूजन बॉडी के नाम से जानते हैं। अब जो ये इंक्लूजन बॉडी है, अंतर्विष्ट काय है, कौन कौन सी अंतर्विष्ट काय होती है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, ग्लाइकोजन कणिकाएं। आप सभी को नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोजन कणिकाएं। ग्लाइकोजन कणिकाएं हैं, इनके अंदर क्या संचित रहेगा? ग्लाइकोजन संचित रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, आपने कई बार नाम सुना होगा वोल्यूटिन कणिकाएं। वोल्यूटिन कणिकाएं, और वोल्यूटिन कणिकाएं हैं, इनके अंदर क्या होता है? अकार्बनिक फॉस्फेट होता है। क्या होता है भाई? अकार्बनिक फॉस्फेट होता है। वोल्यूटिन कणिकाओं में क्या होगा? अकार्बनिक फॉस्फेट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा। इसी के साथ तीसरी महत्वपूर्ण कणिकाओं की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर कौन सी होगी? आपने सुना होगा कार्बोक्सिसोम। देखिए आपके लिए एक नई टर्म है कार्बोक्सिसोम्स। आईसीआर एग्जाम में कई बार इसको पूछ लेते हैं। कार्बोक्सिसोम कहां पाए जाते हैं? कार्बोक्सिसोम BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसके अंदर हमें कार्बोक्सिसोम देखने को मिलता है। नील हरित शैवाल्स में नाम से पता चल रहा है कि कार्बोक्सिसोम में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। कार्बोक्सिसोम में क्या संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। क्या रहेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट संग्रह किया जाता है कार्बोक्सिसोम में। अब ये कार्बोक्सिसोम हम बात करते हैं किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जैसे नोस्टॉक है, एनाबिना है, ओसिलोटोरिया है, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनके अंदर हमें कार्बोक्सिसोम देखने को मिलते हैं। तो अंतर्विष्ट काय, इंक्लूजन बॉडी एक बार पुनः देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका मेनली हम बात करते हैं जीवाणु कोशिका में छोटे छोटे कण, या हम बात करते हैं छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती है। इन कणिकाओं को ही हम कहते हैं अंतर्विष्ट काय। अंतर्विष्ट काय, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ग्लाइकोजन कणिकाएं, नाम से पता चला है इनमें क्या संचित रहता है? ग्लाइकोजन संचित रहता है।
वोल्यूटिन कणिकाएं, इनके अंदर अकार्बनिक फॉस्फेट होता है। कैसा फॉस्फेट होगा? अकार्बनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कार्बोक्सिसोम कार्बोहाइड्रेट का संचित करते हैं, और हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ किताबें कहती है सल्फर कणिकाएं होती है, नाम से पता चला है उनके अंदर सल्फर संचित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का हम अंतिम भाग अगर अध्ययन करें तो 7 नंबर पर हम देखते हैं बाह्य संरचनाएं, या हम इसको कह देंगे स्तही संरचनाएं। यानी नाम से पता चल रहा है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर जो संरचनाएं पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? स्तही संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर हम बात कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर हम कहेंगे। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, जैसे हम बात करते हैं बेटा, ये कोई एक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके अंदर सतह के ऊपर, जैसे ये फ्लैजिला है, ये सतह के ऊपर पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्तही संरचना कहेंगे, सरफेस स्ट्रक्चर कहेंगे। अब बात ये आती है कि स्तही संरचना कितने प्रकार की? ये 3 प्रकार की होती है, मेनली 3 संरचनाएं हैं, और ये 3 संरचनाएं कौन कौन सी है? ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट फ्लैजिला। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फ्लैजिला, या हम इसको हिंदी में अगर बात करते हैं फ्लैजिला, तो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? भी हिंदी में कहेंगे हम कसाब। फ्लैजिला की बात करते हैं, ये जीवाणुओं का एक क्या होता है? गमनांग होता है, गमन वाला अंग है, मूवमेंट करने वाला ऑर्गन है, गमनांग है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला सभी जीवाणु या सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जरूरी नहीं है कि उपस्थित है, एब्सेंस भी हो सकता है। तो गमनांग क्या होता है? फ्लैजिला होता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी संख्या वेराई करती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये समूह के रूप में पाए जा सकते हैं। ये पूरी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके चारों ओर पाए जा सकते हैं। क्लियर है? जब भी जीवाणु पढ़ेंगे तो हम इसको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। फ्लैजिला अगर आपसे कई बार पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का फ्लैजिला है, वो हम बात करते हैं कौन सी प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। वैसे हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब हम कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे, तब इस फ्लैजिला को हम ले लेंगे। दूसरा हम बात करते हैं फ्लैजिला के बाद पिलाई। नाम देखिए ध्यान से, पिलाई। ये जो पिलाई होती है कौन सी प्रोटीन से बनी होती है? अगर आपसे पूछा जाए तो पिलाई पिलीन प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी प्रोटीन से बनी होती है? पिलीन प्रोटीन से बनी होती है। और ये जो पिलाई होती है हमें सामान्यतः किसमें देखने को मिलती है? ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में देखने को मिलती है। सामान्यतः किसमें देखने को मिलेगी? ग्राम ऋणात्मक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। अब बात आई कि ग्राम ऋणात्मक और ग्राम धनात्मक क्या होते हैं। आपको पता है कि जो जीवाणु कोशिका है उसको हम किससे अभिरंजित करते हैं? किससे अभिरंजित करते हैं? आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। ठीक है, किससे अभिरंजित करते हैं? आयोडीन से अभिरंजित करते हैं। तो सर्वप्रथम क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक था, उसने जो जीवाणु कोशिका है उसको अभिरंजित किया, और जीवाणु की कोशिका भित्ति अगर अभिरंजित करने पर अभिरंजित हो जाती है तो उसको बोलते हैं ग्राम धनात्मक, और अगर नहीं अभिरंजित मतलब कलर आ जाता है तो ग्राम धनात्मक, अगर नहीं आता है तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्राम ऋणात्मक कहेंगे। इसको भी हम विस्तृत पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब। अब यहां ध्यान से देखिए, आयोडीन से अभिरंजित करते हैं
या हम वोल्यूटिन से अभिरंजित करते हैं, ध्यान रखना भाई ये बात। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां देखिए ये जो पिलाई होती है इनकी संख्या कितनी होती है। अगर प्रेजेंट है ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में तो इनकी संख्या हम बात करते हैं 1 से लेकर कितनी होती है 10। ये पिलाई है और पिलाई की संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 10 तक होती है। और ये जो हम बात करते हैं प्रालैंगिक जनन होता है जीवाणुओं के अंदर, वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है, लेकिन यहां जो लैंगिक जनन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रालैंगिक जनन। कौन सा जनन, प्रालैंगिक जनन में सहायता करती है, सहायता कंजुगेशन या संयुग्मन में सहायता करती है। और ये उस दौरान क्या करती है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। पिलाई किसका फॉर्मेशन करती है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। इसलिए इस पिलाई को हम सेक्स पिलाई के नाम से भी जानते हैं। एक बार पुनः ध्यान से देखिए, पिलाई पिलीन प्रोटीन से बनी है, सामान्यतया ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में देखने को मिलती है और जीवाणुओं के प्रालैंगिक जनन में हेल्प करती है, यानी आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान में हेल्प करती है। इसलिए इसको हम सेक्स पिलाई कहते हैं। कुछ किताबें प्रालैंगिक जनन की विधि लिखती है संयुग्मन, यानी संयुग्मन में ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, फिम्बरी। देखिए फिम्बरी, ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं। फिम्बरी, ध्यान दीजिए बेटा, फिम्बरी, फिम्बरी की बात करते हैं तो यहां आप देखिए फिम्बरी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके कुछ नहीं, सभी ग्राम ऋणात्मक और ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में फिम्बरी पाई जाती है। और ये जो फिम्बरी होती है ये संख्या में बहुत ज्यादा होती है और एक बैक्टीरियल सेल में अगर हम बात करते हैं इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 1000 के आसपास होती है। और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका मैं यहां लिख दूं, जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका की सतह से चिपकने में हेल्प करती है, सतह से चिपकने में हेल्प करती है, मदद करती है, मदद करती है। यानी जीवाणु जहां पाए जाते हैं, देखिए ये कोई बैक्टीरिया है, ये सरफेस है, अगर ये बैक्टीरिया इस सरफेस पर चिपकता है यानी इस सरफेस के साथ जुड़ता है तो वो किसके साथ द्वारा जुड़ेगा, फिम्बरी के द्वारा जुड़ेगा। और इनकी संख्या एक बैक्टीरिया में कितनी होती है, 1000 के आसपास होती है। ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरी हुई। अब इसके पश्चात हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, तो अब हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए यूकैरियोटिक सेल्स, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो हम इसको क्या कहेंगे, ससिम केंद्रकी, ससिम केंद्रकी कोशिका। अब देखिए ससिम केंद्रकी कोशिका, हिंदी में देखते ही नाम पता चल रहा है कि स का मतलब क्या होता है, अच्छी, सिम का मतलब सीमा, केंद्रकी का मतलब केंद्रक, यानी केंद्रक के चारों ओर सुविकसित केंद्रक झिल्ली है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, ससिम केंद्रकी कोशिका के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की जब भी हम बात करते हैं तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 यू प्लस हम बात करते हैं क्या होता है, कैरियोन। यू का अर्थ क्या होता है, वेल, या हम बात करते हैं गुड, या हम बात करते हैं एडवांस, जो भी वर्ड है आप देख लेना, एडवांस। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस यानी हम बात करेंगे केंद्रक, यानी ऐसी कोशिकाएं
जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक है, अर्थात ऐसा केंद्रक जिसके चारों ओर क्या प्रेजेंट हो, केंद्रक झिल्ली हो, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। अगर डेफिनेशन देखें, ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक अर्थात केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित हो, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। अब यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए, आप जगत मोनेरा को छोड़कर जितने भी सदस्य हैं, यानी जितने भी जगत है, वो सभी क्या होती है, यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जगत प्रोटिस्टा, कोमा जगत फंजाई, कोमा हम बात करते हैं जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया के सदस्य। हम किताबों में यही पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया के सदस्य है। लेकिन यहां एक बात आती है, प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य हैं, उनको हम किसके नाम से जानते हैं, मीजोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। मीजोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य हैं, इनको हम किसके नाम से जानते हैं, मीजोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास ये एक नई टर्म आ गई कि ये मीजोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। आज तक आपने पढ़ा है, सुना होगा, नहीं सुना तो ध्यान से देखें, मीजोकैरियोटिक सेल्स। अब इसका अर्थ अगर हम देखें, ऐसी कोशिका जिसमें हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, मीजोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के लक्षण होते हैं, उन्हें मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये बना कि सर ये जो मीजोकैरियोटिक सेल्स है, इनमें कौन से प्रोकैरियोटिक लक्षण होते हैं, कौन से यूकैरियोटिक लक्षण होते हैं। तो पहली बात देखिए, इंपॉर्टेंट है, केंद्रक झिल्ली यहां क्या होती है, उपस्थित। यहां केंद्रक झिल्ली उपस्थित, तो जो केंद्रक झिल्ली उपस्थित है वो किसका लक्षण है, यूकैरियोटिक सेल्स का लक्षण है। दूसरा हम देखते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से, इनके डीएनए या गुणसूत्रों में स्टोन प्रोटीन का अभाव, स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। स्टोन प्रोटीन क्या होती है भाई, अनुपस्थित यानी एब्सेंस होती है। तो देखिए किनके अंदर गुणसूत्रों में स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये लक्षण किसका है, यूकैरियोटिक सेल्स का है। ये किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे भी, मीजोकैरियोटिक सेल्स हम बात कहते हैं क्राइसोफाइसी के सदस्य। जो प्रोटिस्टा में एक वर्ग आता है क्राइसोफाइटा, उसके जो सदस्य है उनको हम किसके नाम से जानते हैं, मीजोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। तो यह बात आपसे पूछ लेते हैं कि मीजोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य होते हैं,
उनके अंदर कैसी सेल्स पाई जाती है, मीजोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार पुनः देखें, यूकैरियोटिक सेल्स, यू का अर्थ होता है वेल, गुड, एडवांस्ड, कैरियन का अर्थ क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर ऐसा केंद्रक है जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो और झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में हम एक साइड लिखेंगे इस प्रकार एक टेबल। सबसे पहले हम एक साइड लिखेंगे लक्षण, फिर हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरी साइड हम लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम लक्षण, नंबर फर्स्ट लक्षण हम देखते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा में देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल मैंने आपको बताया, हिंदी में हम इसको कहते हैं असीम केंद्र की कोशिका। तो केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। इसमें देखिए, केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित। परिभाषा के बाद दूसरा लक्षण हम देखते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, दूसरा लक्षण हम देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की बात करता हूं तो यहां किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, पेप्टिडोग्लाइकन की, या हम इसको कहते हैं म्यूरिन की, या हम कई बार कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है कोशिका भित्ति। यहां कोशिका भित्ति हम बात करते हैं तो पादप है, तो पादपों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और जंतुओं में हम बात करते हैं, एनिमल में अगर हम बात करते हैं तो कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, कोशिका झिल्ली, सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप गलत नहीं करोगे। तो कोशिका झिल्ली देखिए, यहां पर 40 से 50 आर्मस्ट्रांग, 40 से 50 आर्मस्ट्रांग मोटाई की, और यहां हम बात करते हैं कितनी होती है भाई, 70 से 80 आर्मस्ट्रांग मोटाई की होती है। देखिए, कोशिका झिल्ली की मोटाई में ही अंतर होता है, बाकी अगर कंपोजिशन की बात करते हैं दोनों में सेम है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, हम बात करते हैं प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इनके साइज की बात करते हैं, सेल साइज की बात करते हैं, कोशिका के साइज की बात करते हैं। कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, अगर मैं यहां कोशिका के आकार की बात करता हूं तो कितना होता है, 0.5 से 5 म्यू होता है।
1 माइक्रोन इक्वल हमने बताया 10 की पावर -10 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके साइज की बात करते हैं तो कितनी होती है 5 म्यू से हमें यहां पर कितने म्यू तक देखने को मिलती है 20 म्यू साइज की देखने को मिलती है 20 म्यू साइज की देखने को मिलती है। कोशिका के आकार के बाद हम देखते हैं यहां इंपॉर्टेंट बात है केंद्रक। केंद्रक तो केंद्रक में हम बात करते हैं केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली यहां क्या होती है भाई अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित यानी केंद्रक विकसित नहीं है, अलग विकसित केंद्रक है, प्रारंभिक केंद्रक है। इस कारण इसके केंद्रक को हम क्या कहते हैं केंद्रकाभ कहते हैं, या हम इसके केंद्रक को क्या कहते हैं भाई केंद्रकाभ, या हम कहेंगे न्यूक्लियोइड, या हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोफोर, या हम इसको कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहां अगर हम देखें इसके केंद्र की बात करते हैं तो केंद्रक क्या होता है सुविकसित होता है। केंद्रक क्या होता है सुविकसित केंद्रक हमें यहां देखने को मिलेगा। इसके बाद हम 6 नंबर देखते हैं। अगर यहां ध्यान से देखें 6 नंबर तो आप देखिए यहां गुणसूत्र अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात गुणसूत्र की बात करते हैं तो गुणसूत्र में नॉन इंस्टोन प्रोटीन होती है। गुणसूत्रों में स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित क्या होती है एब्सेंस होती है, स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि स्टोन प्रोटीन के स्थान पर यहां कौन सी प्रोटीन होती है, तो नॉन स्टोन होती है। जैसे स्टोन और नॉन स्टोन में क्या अंतर है, तो हम बात करते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन होती है, कम आणविक भार की प्रोटीन होती है, जिसे प्रो अमीन्स यहां प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यहां कौन सी स्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है गुणसूत्रों में, स्टोन प्रोटीन उपस्थित, स्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां 7 नंबर देखते हैं, इसी के साथ हम कर लेंगे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो यहां 1 है। देखिए मोस्टली ये कहते हैं कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। प्रारंभ में भी यही बात हम पढ़ते थे, लेकिन आजकल आधुनिक खोजों से पता चला है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन यहां हम बात करते हैं अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। याद रखना, जैसे हम बात करते हैं मनुष्य में कितनी है 46 है, एस्केरिस में हम बात करते हैं 2 है, ओल्किंथा में अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है 1600 होती है। तो अलग अलग जो हम बात करते हैं जीव है उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अलग अलग। अब कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि गुणसूत्रों की शेप क्या है, वे गुणसूत्र किस आकार के हैं, आकार क्या है गुणसूत्रों का। तो अगर पूछा जाए तो यहां हम बात करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि गुणसूत्र कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं या वर्ताकार है, हम वर्ताकार लिख लेंगे। यहां जो गुणसूत्र होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, रेखिक होते हैं। लेकिन बेटा आपसे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया खोजे गए हैं जिनके अंदर गुणसूत्र कैसे हैं, रेखिक है। लेकिन कॉमनली अगर हम बात करते हैं तो इनका शेप आकार हम बात करते हैं वर्ताकार है, इनका क्या होता है, हम बात करते हैं रेखिक होता है। और हमें कौन से अंतर देखने को मिलेंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को समझने के लिए, यह बहुत ही हेल्पफुल है। राइटिंग थोड़ी ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं हर शब्द, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो उसको ध्यान से लिखना, गलत मत लिखना। अब उसके बाद हम 7 नंबर बात करते हैं। तो देखिए 7 नंबर अगर बात करें कोशिकांग, तो मैं अलग अलग बात कर लूंगा कोशिकांगों की। सबसे पहले देखिए ध्यान से, राइबोसोम
हम बात करेंगे 7 नंबर राइबोसोम। राइबोसोम यहां हम बात करते हैं किससे होते हैं, 70S प्रकार के। 70S प्रकार के, 70S प्रकार के हैं तो इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। और यहां हमें कैसे देखने को मिलेंगे, 80S राइबोसोम देखने को मिलेंगे। 8वां देखिए हम बात करते हैं मीजोसोम। मीजोसोम की मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मीजोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, उपस्थित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है, उपस्थित। और हमने बात की कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग है, तो इसलिए यहां क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहां मीजोसोम क्या है, अनुपस्थित है। हमने विस्तृत पढ़ा हुआ है कि मीजोसोम के कार्य क्या होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं श्वसनी एंजाइम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार आपसे पूछा जाता है। श्वसनी एंजाइम की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर श्वसनी एंजाइम अगर बात करें तो कहां प्रेजेंट होते हैं श्वसनी एंजाइम, मीजोसोम में उपस्थित। मीजोसोम में उपस्थित, मीजोसोम में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जबकि यहां हम बात करते हैं कहां उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित, इसी कारण मीजोसोम को हम माइटोकॉन्ड्रिया के समजात कोशिकांग कहते हैं। इसी कारण मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के समजात कोशिकांग हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं कहां देखने को मिलता है, हमें देखिए ध्यान से। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, ध्यान से। नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं तो कौन सा होता है, यहां आपने सुना होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करते हैं। यहां वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है, एब्सेंस होता है। तो यहां कौन सा लैंगिक जनन है, प्रालैंगिक जनन होता है। यह बात इंपॉर्टेंट है, प्रालैंगिक जनन संयुग्मन हमें यहां देखने को मिलेगा, प्रालैंगिक जनन हमें देखने को मिलेगा। तो वास्तविक लैंगिक जनन यहां क्या होता है, एब्सेंस होता है। यहां युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां केवल लैंगिक जनन के दौरान आनुवंशिक पदार्थ का एक्सचेंज होता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या होता है, आदान प्रदान ही होता है। तो वास्तविक लैंगिक जनन हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलता है। यहां अगर हम बात करें तो वास्तविक लैंगिक जनन क्या होता है, उपस्थित होता है। वास्तविक लैंगिक जनन क्या होता है भाई, यहां उपस्थित होता है, वास्तविक लैंगिक जनन उपस्थित। उसके बाद नेक्स्ट हम अंतर देखते हैं, और कौन से अंतर हमें यहां देखने को मिलेंगे। फिर देखिए कोशिका विभाजन, यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की बात करूं तो हमें यहां कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। वो कैसा देखने को मिलेगा, असूत्री, एमाइटोसिस डिवीजन हमें देखने को मिलता है। एमाइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है, एमाइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। और यहां हम बात करते हैं हमें कौन सा देखने को मिलेगा, समसूत्री, और हमें क्या देखने को मिलेगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलेगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस, और हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मियोसिस देखने को मिलेगा। माइटोसिस और हमें क्या देखने को मिलेगा, मियोसिस देखने को मिलेगा। तो कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उसके अंदर कोशिका विभाजन हम बात करते हैं तो कौन सा होता है, असूत्रीय होता है, एमाइटोसिस होता है। जबकि हम जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसकी बात करते हैं तो कैसा कोशिका विभाजन हमें देखने को मिलेगा, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलेगा। अगला देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण N2 फिक्सेशन की बात करते हैं। N2 फिक्सेशन की बात करते हैं तो ये जो N2 फिक्सेशन होता है वो हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है, उपस्थित है। और यहां हम बात करते हैं क्या होता है भी,
अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। याद रखिए कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो N2 का फिक्सेशन नहीं करती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स है जैसे नोस्टोका है, एनाबिना है, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। 13 नंबर लास्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जगत मोनेरा के सदस्य, अधिकांश जगत मोनेरा के सदस्य, जगत मोनेरा के सदस्य, जगत मोनेरा के सदस्य, जगत मोनेरा के सदस्य। यहां हम बात करते हैं जगत मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल्स आते हैं, BGA नील हरित शैवाल आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, क्या आते हैं भी, माइकोप्लाज्मा आते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं या और कौन आता है माइकोप्लाज्मा के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपने सुना होगा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया है, वो भी हम बात करते हैं किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और हम बात करते हैं कौन सा, आर्की बैक्टीरिया। यहां अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप लिख लेना पादप व जंतु, मोस्टली प्लांट एंड एनिमल सेल्स है, वो सभी किसके अंदर आती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहां देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण जो अंतर थे, डिफरेंस थे, हमने वो किया है। ये आपकी काफी हेल्प करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को समझने में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप्स। यूकैरियोटिक सेल्स के क्या टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनको हम देखेंगे ध्यान से। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिका, हमने परिभाषा देख ली है पहले। यूकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः दो प्रकार की, एक हम बात करते हैं पादप कोशिका, प्लांट सेल्स, पादप कोशिका। दूसरी हम बात करते हैं कौन सी सेल है, एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल को समझने के लिए भी हम इनका एग्जाम्पल, जो पादपों में सेल पाई जाती है उसको हम प्लांट सेल कहेंगे, और जो सेल जंतु में पाई जाती है उनको हम क्या कहेंगे, एनिमल सेल कहेंगे। इसको भी हम अंतर के द्वारा समझ लेते हैं, हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेम वही बात, हम एक टेबल बनाएंगे, एक साइड हम लिखेंगे लक्षण और दूसरी साइड हम लिखेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं, डेफिनेशन तो आप सभी को पता है, जो प्लांट्स में सेल पाई जाती है उसको प्लांट सेल्स, और जो एनिमल में पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल सेल्स कहेंगे। यहां देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें कहां देखने को मिलता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित। और अगर आपसे पूछा जाता है किससे बनी होती है, तो हम बात करते हैं किससे बनी होती है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, और इसके साथ क्या देखने को मिलता है, हमें पेक्टिन देखने को मिलता है सामान्यतः। कईयों में हम बात करते हैं लिग्निन भी हमें देखने को मिलेगा, सुबेरिन का भी जमाव देखने को मिलता है। एनिमल सेल में अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति, तो यहां कोशिका भित्ति क्या रहेगी, अनुपस्थित यानी एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति यहां नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बाद, अगर प्लांट और एनिमल सेल्स में मेनली डिफरेंस अगर बात देखें, तो सबसे पहले आप देखिए जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है उनके अंदर हम बात करते हैं केंद्रक,
केंद्रक में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है? जो पादप कोशिका है उसमें केंद्रक किस ओर होता है? परिधि की ओर, परिधि की ओर स्थित होता है, और स्थित होता है। अब क्यों होता है केंद्रक परिधि की ओर स्थित? क्योंकि जो प्लांट सेल्स होती है उसमें एक बहुत बड़ी वोक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, इस कारण केंद्रक परिधि की ओर होता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में हम बात करते हैं केंद्रक कहां होता है? केंद्र में। केंद्रक कहां होता है भाई? केंद्र के अंदर होता है। ठीक है, सेंटर में होता है बिल्कुल सेल्स के। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड अंतर, देखिए महत्वपूर्ण है, लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये जो लवक होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है अवर्णी, वर्णी, हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो जो प्लांट सेल्स है उनके अंदर लवक क्या होते हैं? लवक उपस्थित हमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, लवक यहां उपस्थित होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में हम बात करते हैं लवक क्या होते हैं भी? अनुपस्थित होते हैं। लवक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ हमें यहां पर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनके अंदर एनिमल सेल में भी लवक प्रेजेंट होता है। आपने युग्लिना पढ़ा होगा, युग्लिना मिश्र पोषी है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें तो ये पादपों की भांति कार्य करता है, जबकि हम बात करते हैं जो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब ये जंतुओं की भांति बिहेव करता है। तो रेयर हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिनके एनिमल सेल के अंदर भी लवक होते हैं। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, युग्लिना ही एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? हमें लवक देखने को मिलेंगे। अब यहां हम बात करते हैं फोर्थ अंतर, देखिए ध्यान से, भोजन का माध्यम, पोषण किस प्रकार का होता है? तो मोस्टली जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रोपिक है, जबकि एनिमल सेल हम बात करते हैं अधिकांश एनिमल सेल कैसी होती है? विषमपोषी होती है, हिटेरोट्रोपिक होती है। कैसी होती है भाई? विषमपोषी, हिटेरोट्रोपिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट अंतर अगर हम ध्यान से देखते हैं, 5th नंबर देखिए, यहां पर तारक केंद्र, तारक केंद्र सेंट्रियोल इसको कहते हैं, वह तारक काय, तारक काय, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। आपको पता है कि तारक काय है उसके अंदर तारक केंद्र होते हैं, तारक काय में तारक केंद्र होते हैं, ये बात ध्यान रखना, आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। एक तारक काय में 2 तारक केंद्र होते हैं। तो प्लांट सेल में जो तारक केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तारक केंद्र क्या है? यहां पर तारक केंद्र व तारक काय दोनों ही एब्सेंट है, जबकि यहां क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर लाइसोसोम, लाइसोसोम। यहां यह बात ध्यान रखना, कुछ किताबें कहती है कि उच्च श्रेणी के पादपों में तारक केंद्र व तारक काय क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों में, निम्न श्रेणी के पादप है उनके अंदर हमें तारक केंद्र और तारक काय देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने सीधा यहां क्या लिखा है? अनुपस्थित लिखा है। और किसके अंदर अनुपस्थित है? उच्च श्रेणी के पादपों में, उच्च श्रेणी के पादपों में। ठीक है, किसमें? उच्च श्रेणी के पादपों में। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर, देखिए रिक्तिका या वोक्यूल्स की बात करते हैं। रिक्तिका या वोक्यूल, रिक्तिका या वोक्यूल, एक बड़ी रिक्तिका, एक बड़ी रिक्तिका होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है, एक बड़ी रिक्तिका यहां प्रेजेंट होती है। यहां अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, या रिक्तिकाएं यहां क्या होगी? एब्सेंट होगी। अब ये रिक्तिकाएं किसका काम करती है? यहां पर प्रासरण नियमन का काम करती है, प्रासरण नियमन का कार्य करती है। आपने देखा होगा युग्लिना, पैरामीशियम, इनके अंदर जो वोक्यूल्स होती है वो किसका काम करती है? प्रासरण नियमन का काम करती है। और कुछ जंतुओं में जो रिक्तिका है वो खाद्य धान्यों की भांति भी काम करती है, फूड वोक्यूल्स की भांति भी कार्य करती है, भोजन को पचाने का काम भी करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां जो एक बड़ी रिक्तिका है और वो रिक्तिका किसका काम नहीं कर रही है? प्रासरण नियमन का कार्य नहीं कर रही है। किसका कार्य नहीं कर रही है? प्रासरण नियमन का कार्य नहीं कर रही है।
तो ये 6 अंतर हो गए। और हम देखते हैं कौन से अंतर है, आप ध्यान से देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहां पर और कौन से अंतर है, तो हम उनकी चर्चा करेंगे। अगला देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए, आपने बहुत सी बार पढ़ा है कि लाइसोसोम क्या होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां देखिए, आधुनिक खोजों से सब ज्ञात है कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन लाइसोसोम यहां क्या होते हैं, कम संख्या में, लेस नंबर ऑफ लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम कम संख्या में, यानी बहुत ही कम संख्या में होते हैं। और यहां हम बात करते हैं लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम अधिक संख्या में होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, यह भी याद रखना है। फिर महत्वपूर्ण आता है सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज। सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज आपने पढ़ा हुआ है कि 3 प्रकार के सूक्ष्म काय होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, परऑक्सिसोम। तो यहां हम बात करते हैं, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पिरोसोम देखने को मिलता है, हमें ग्लाइओक्सिसोम यहां देखने को मिलता है, ग्लाइओक्सिसोम हमें देखने को मिलता है। लेकिन परऑक्सिसोम हमें कहां देखने को मिलता है, जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, परऑक्सिसोम देखने को मिलेगा। स्पिरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, परऑक्सिसोम तीनों ही प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। सामान्यतः परऑक्सिसोम हमें किस में देखने को मिलता है, एनिमल सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में और क्या अंतर है, तो यहां देखिए ध्यान से। नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, आप ध्यान दीजिए, कोशिका विभाजन। अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि यहां कोशिका विभाजन समसूत्रीय अर्धसूत्रीय है, मैं सीधा लिखूंगा एनेस्ट्रल। एनेस्ट्रल सेल डिवीजन यहां हमें देखने को मिलेगा। और यहां हमें जो सेल डिवीजन देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, एस्ट्रल सेल डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। कोशिका विभाजन कैसा देखने को मिलेगा, यहां एनेस्ट्रल, मतलब ये है कि यहां पर तारक केंद्र और तारक काय दोनों एब्सेंट है। इस कारण यहां पर मज्जा किरणें, मज्जा रश्मियों का निर्माण नहीं होता है, या हम बात कहेंगे तरकु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, सॉरी, मज्जा किरणें या मज्जा रश्मियों का निर्माण नहीं होता है। जैसे देखिए हमने बात की, ये तारक केंद्र है, इसके चारों ओर ये इस प्रकार क्या होती है, मज्जा किरणें होती है, तो इनका अभाव होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनेस्ट्रल कहते हैं। और इसके अंदर हमें ये मज्जा किरणें या मेडुलरी रेज हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल सेल डिवीजन कहते हैं। तो यहां जो सेल डिवीजन है वो कैसा है, एनेस्ट्रल है, और यहां जो सेल डिवीजन है वो कैसा है, एस्ट्रल सेल डिवीजन है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण, भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण किस प्रकार होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण हम बात करते हैं तो यहां सेल प्लेट विधि द्वारा, सेल प्लेट विधि द्वारा, प्लेट विधि द्वारा, मेथड द्वारा, यानी सेल प्लेट विधि द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। देखिए प्लांट्स प्लेट, प्लांट्स प्लेट, तो प्लांट्स कोशिका है, उसके अंदर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, सेल प्लेट विधि द्वारा होता है। जबकि हम बात करते हैं एनिमल सेल या जंतु कोशिका की हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर देखें तो कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है, सेल फ्यूरो मेथड द्वारा होता है। सेल फ्यूरो यानी कोशिका खांच मेथड द्वारा होता है। कोशिका खांच विधि द्वारा क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए गोल्जी काय, गोल्जी काय की बात करते हैं तो 11वां अंतर देखिए गोल्जी काय। गोल्जी काय है उसको हम पादप कोशिका में किसके नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं।
जबकि हम बात करते हैं एनिमल सेल में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या हम गोल्जी बॉडी के नाम से ही जानते हैं। जो गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है, उसको हम पादप कोशिका में किसके नाम से जानेंगे? डिक्टियोसोम। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि गोल्जी काय है उसको पादप कोशिका में किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, जो मोस्ट एग्जांपल थे, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस था प्लांट एंड एनिमल सेल्स में, वो सब हमने कर लिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? ये 10-11 आपको अंतर है, ये याद रखने हैं। क्लियर है मेरी बात? अब हम पढ़ेंगे एक सेल होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, एक सेल की स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार आउटलाइन देखेंगे कि जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर कोई भी कोशिका है उसकी संरचना अगर हम पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल्स हो। आप डायग्राम अच्छी तरह से देख लेना। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आउटलाइन पहले बनाते हैं। सेल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उस चीज को देखिए ध्यान से, ये बात समझिए, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्रीज। आउटर कवरिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, आउटर कवरिंग। बाउंड्री या आउटर कवरिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए, मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों की बात कर रहा हूं। हमें ग्लाइकोकेलिक्स देखने को मिलता है, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमें क्या देखने को मिलेगी? सेल वॉल देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगी? यहां पर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसको हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं ग्लाइकोकेलिक्स को। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हम अभी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं और हमें सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है? सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भाग होता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और साइटोप्लाज्म के साथ हमें और यहां क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस देखने को मिलता है, केंद्रक देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब हम इस साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ भाग होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म को ध्यान दीजिए, कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बात करते हैं हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म या हम इसको कहते हैं साइटोसोल। हाइलोप्लाज्म या हम क्या कहेंगे? इसको साइटोसोल कहेंगे। इसके साथ दूसरा हम बात करते हैं ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। देखिए, हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल क्या है? तरल अधात्री होती है कोशिका की, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? हाइलोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तरल अधात्री है, इसके अंदर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल तरल अधात्री है जिसमें कोई भी कोशिकांग नहीं है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल के नाम से जानते हैं। ट्रोफोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, ट्रोफोप्लाज्म की अगर हम चर्चा करें तो ट्रोफोप्लाज्म में हम किसको शामिल करते हैं? मैं दो भागों में ट्रोफोप्लाज्म को फिर डिवाइड कर दूं। एक मैं लिख दूं ऑर्गेनल्स, थोड़ा हम अलग लिखेंगे, ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग। और दूसरा हम बात करेंगे नॉन लिविंग मैटर्स, मैटर्स
ये लिविंग मैटर्स है कोशिकांग, और दूसरा हम बात करते हैं नॉन लिविंग मैटर्स यानी ऑर्गेनल्स, और कोशिका के जितने भी निर्जीव पदार्थ है वो सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ट्रोपोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। अब ऑर्गेनल्स की मैं अगर बात करूं तो ऑर्गेनल्स हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे, यहां में ये बात इंपॉर्टेंट है, एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की हम बात करते हैं, एकल झिल्ली युक्त या अबंध कोशिकांग की हम बात करेंगे। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करते हैं तो कौन कौन आते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER अंतःप्रदवीय जालिका। दूसरा हम बात करते हैं गोल्जी कोए, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तीसरा हम बात करते हैं यहां पर कौन होता है अभी, लाइसोसोम। तीसरा लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद हम बात करते हैं यहां पर चौथा, और हमें क्या देखने को मिलेगा, तारकाए, सेंट्रोसोम, तारकाए, सेंट्रोसोम। फिफ्थ में यहां रिक्टिका या वोक्यूल्स देखने को मिलेगी, रिक्टिका, या हम बात करते हैं क्या देखने को मिलेगी, वोक्यूल्स देखने को मिलेगी। अब यहां हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स के बाद, नेक्स्ट देखिए, एकल झिल्ली के बाद दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, युक्त कोशिकांग। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हम बात करते हैं क्या होते हैं, प्लास्टिड यानी लवक, प्लास्टिड यानी लवक। और तीसरा हम बात करते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। कई बार यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे पूछेंगे सेल का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, तो आप कर देना न्यूक्लियस। कंपोनेंट कौन सा है, न्यूक्लियस। अगर सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा जाता है, ऑप्शन है तो प्लास्टिड, प्लास्टिड नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होती है, वो क्यूल्स होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। थर्ड हमारे पास आ गया झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, कोशिकांग की बात करते हैं, तो अपने पास एक ही एग्जांपल आता है, आपको याद रखना है, लाइसोसोम, सॉरी राइबोसोम। कौन सा है अभी, राइबोसोम। वैसे हम बात करते हैं जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, वो भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। नॉन लिविंग मैटर्स में हम बात करते हैं क्या क्या आते हैं, उत्सर्जी पदार्थ आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। फिर हम बात करते हैं यहां पर उत्सर्जी पदार्थ के साथ और कौन से आते हैं, स्त्रावी पदार्थ आते हैं। कौन से आते हैं, स्त्रावी पदार्थ आते हैं। सिक्रेटरी हम बात करते हैं, मैटर आते हैं, संचित पदार्थ आते हैं, जितने भी हम बात करते हैं संचित पदार्थ है, ये सब हम बात करते हैं नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं। ये कोई भी सेल्स होती है उसके अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हम बात करेंगे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर हम बात करते हैं यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोलस केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म, या हम इसको कहते हैं कैरियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म। और फोर्थ नंबर हम बात करते हैं यहां पर क्या होता है भाई, क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन जाल। तो न्यूक्लियस के ये 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है भाई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार सुना है सर हमने प्रोटोप्लाज्म सुना है, वो प्रोटोप्लाज्म हम कहां रखेंगे, तो उसकी हम अभी चर्चा कर लेंगे। वैसे हम प्रोटोप्लाज्म को पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर्स होता है उसके अंदर पढ़ेंगे। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स, आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर हम प्रोटोप्लाज्म की चर्चा करेंगे। क्लियर मेरी बात, कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी सेल होती है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले बाउंड्री यानी आउटर कवरिंग, दूसरा हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म,
और तीसरा हम बात करते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म को फिर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, हाइलोप्लाज्म, साइटोसोल, तरल अधात्री या ट्रोपोप्लाज्म। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म। देखिए बेटा, प्रोटोप्लाज्म एक ग्रीक भाषा का शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रोटो है और एक क्या है, प्लाज्म। प्रोटो का मतलब पहला, प्लाज्म का अर्थ क्या होता है, द्रव। अब बात आई सर पहला द्रव क्यों बोला, यह बात बहुत ही जटिल है। जैसे ये जीवन की उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम ये जो प्रोटोप्लाज्म यानी ऐसा द्रव में बना जिसके अंदर जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ उपस्थित हो, इस कारण इसको बोला गया प्रोटोप्लाज्म। और हमारी जो सेल्स का, चाहे अपनी कोई भी सेल्स है, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल्स हो, उनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म में वो सभी पदार्थ उपस्थित रहते हैं जो जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो। इसी कारण इसको बोला जाता है पहला द्रव, ग्रीक भाषा का वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बोलूं, किताबों में आप क्या देखते हो परिभाषा, देखिए जीव द्रव्य, हिंदी में जीव द्रव्य हम कहेंगे, जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य एक पारभाषक कोमा पारदर्शी कोमा लचीला व जेली समान पदार्थ है या द्रव्य है। पारभाषक, पारदर्शी, लचीला व जेली समान पदार्थ होता है और कौन सी अवस्था में है, कोलाइडी अवस्था में। अब यह जीव द्रव्य या जीव द्रव्य को हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा मैटर है जो लाइफ के सस्टेन करने के लिए आवश्यक हो, यानी लाइफ को आगे चलाने के लिए आवश्यक हो, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य। किताबों में यही परिभाषा दी होती है, आप इसी परिभाषा को याद रखिए। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, क्या इसकी खोज किसने की। मैं थोड़ा बहुत पीछे करवा रहा हूं, वैसे बायोमोलिक्यूल्स में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की। देखिए पहले किताबों में बहुत सारा दिया हुआ है, आपको इतना उलझने की बात नहीं। कहते हैं सर्वप्रथम कोर्टी ने प्रोटोप्लाज्म को देखा, हम उनकी बात नहीं करेंगे। सर्वप्रथम खोज की हम बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म की खोज का श्रेय हम किसको देते हैं भाई, किसको देते हैं, चलो लिख लो। देखा सर्वप्रथम किसने, कोर्टी ने। देखा किसने, कोर्टी ने। और प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया। सारकोड नाम किसने दिया, यह पूछ लेते हैं तो फेलिक्स डुआर्जिन। जो फेलिक्स डुआर्जिन नामक वैज्ञानिक है, उसने इसको क्या नाम दिया, सारकोड नाम दिया। यह बात इंपॉर्टेंट है, सारकोड नाम, सारकोड नाम। फिर हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, जे.ई. पुरकिंजे। जे.ई. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो देखिए हमारे पास कितने क्वेश्चन आ गए। सर्वप्रथम देखा किसने, कोर्टी ने।
प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड नाम किसने दिया? फेलिक्स डुआर्जी ने। और प्रोटोप्लाज्म को इसने जंतु कोशिका में देखा, जबकि पादप कोशिका में देखने को श्रेय किसको जाता है? जे.ई. पुरकिंजे को जाता है। और इसने क्या नाम दिया? इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। यह बात किसने कही? बात ध्यान से लिखिए, मेरी नोट कीजिए कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। यह बात किसने बोली? अगर इस बात की हम चर्चा करते हैं तो यह बात सर्वप्रथम हम बात करते हैं किसने की भी? कुछ किताबें कहती है कि मैक्स सुल्ज ने बताया। किसने कहा? मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक है, उसने क्या कहा कि जीवन का भौतिक आधार है। कौन है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह बात किसने की? मैक्स सुल्ज ने की। किसने की भी? मैक्स सुल्ज ने की। और इस मैक्स सुल्ज ने क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत दिया। प्रोटोप्लाज्म का क्या दिया? सिद्धांत दिया। प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत दिया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक वैज्ञानिक और हुआ, हक्सले। हक्सले ने एक पुस्तक लिखी, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, भौतिक आधार है। यह पुस्तक किसने लिखी? हम बात करते हैं हक्सले ने लिखी। यह पुस्तक है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह पुस्तक किसने लिखी? अगर हम बात करते हैं किसने लिखी? हक्सले ने लिखी। लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितनी भी आप किताबें पढ़ते हो, आपके जो एनसीईआरटी वगैरह किताबें लिखते हो उसमें लिख रखा है, राजस्थान बोर्ड की किताबें उसमें भी लिख रखा है कि हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो हमें हक्सले को ही याद रखना है, हमें सुल्ज को याद नहीं रखना है। तो सुल्ज ने सर्वप्रथम बोला था कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत दिया और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किसने कहा? सुल्ज ने कहा। लेकिन हक्सले ने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह पुस्तक लिखी थी किसने? हक्सले ने। तो आपको याद रखना है, हक्सले ने ही कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किताबों में दिया होता है, यह नहीं दिया है। लेकिन आपको ज्ञान के लिए, आपको ध्यान में यह बात हमेशा रहनी चाहिए। अगर यह ऑप्शन नहीं है तो आप मैक्स सुल्ज कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म हम कहेंगे किसे? कोशिका के अंदर। आप इस बात को ध्यान दीजिए, क्या है प्रोटोप्लाज्म? ये कोई सेल्स है, मानिए इसके अंदर सेंटर में ये न्यूक्लियस है। तो यहां देखिए ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये हम बात करते हैं इसके बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। इन तीनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। आज के बाद कभी भी प्रोटोप्लाज्म को समझने में क्या नहीं होनी चाहिए? डाउट नहीं होनी चाहिए। यानी प्रोटोप्लाज्म में हम किस किस को सम्मिलित करते हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सम्मिलित करते हैं। यानी प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा द्रव है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तीनों सम्मिलित हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म से हम सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दें भाई? रिमूव कर दें। अगर मैं इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यानी जितनी भी आउटर कवरिंग है प्रोटोप्लाज्म से, उनको मैं रिमूव कर दूं, तो फिर हमारे पास जो चीज बचेगी उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया प्रोटोप्लास्ट क्या है। यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उससे जो उसकी आउटर कवरिंग है उसको हटा दो। किसको हटा देंगे हम? सेल मेम्ब्रेन को हटा देंगे, सेल वॉल को हटा देंगे। अगर प्लांट सेल है तो हमें सेल वॉल को भी हटाना होगा। तो ये जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लास्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सी बार, नीट में भी पूछा गया, आईसीआर में भी पूछा गया है। और इसके साथ हम बात करते हैं 2015 की जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। क्लियर है मेरी बात? किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, आगे हम जीवद्रव्य का कंपोजिशन क्या है, जीवद्रव्य में कौन से एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जीवद्रव्य का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, ये भी एक पूरा चैप्टर है। अगर हम यहां इसको शुरू करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। तो हम जैसे ही बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां हमें पढ़ना होगा, इस चीज को हम ध्यान से करेंगे। लेकिन ये बात आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में याद रहनी चाहिए। धन्यवाद।